नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 का नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। यानी 8वीं बोर्ड का जो गणित विषय का पेपर आएगा उसका हम मॉडल पेपर यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। तो इस पेपर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस पेपर में आपको समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक 80 अंक का होगा। 20 अंक आपके स्कूल से भेजे जाएंगे और 80 अंक का यह पेपर होगा। और यहाँ पर परीक्षा है तो कुछ निर्देश दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 6 तक, और ये सारे प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। तो -13 जो संख्या है इसका गुणन प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास 0, 1, 1/-13 और 13। तो गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि -13 को किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि बराबर में 1 आ जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/-13। 1/-13 को -13 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, संख्या 9 की घन संख्या होगी। संख्या जो 9 है उसकी हमें घन संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसका क्यूब ज्ञात करना है। तो 9 को हमें 3 बार गुणा करना होगा, 9 × 9 × 9। तो 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9 81 और 81 को 9 से गुणा किया 729। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। तीसरा प्रश्न संख्या 3, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो साधारण ब्याज करने का सूत्र सही होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन अ इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, 5 किलो शक्कर का मूल्य ₹240 है तो 1 किलो शक्कर का मूल्य होगा। तो यहाँ पर हम 240 में 5 का भाग देंगे। 240 में हम 5 का भाग देंगे। 240 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 8 पंजे 40। इसका सही उत्तर हो जाएगा 48। अगर 5 किलो शक्कर का मूल्य वो 240 रुपये है तो 1 किलो शक्कर का मूल्य हो जाएगा 48। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए में 4x², ऑप्शन ब में ऑप्शन ब 5 - 3xy, ऑप्शन स 2x + 3y - 5 और ऑप्शन ड 5x + 2x। तो इसमें हमें द्विपदीय व्यंजक बताना है। तो द्विपदीय व्यंजक ये है तो एक पदीय व्यंजक हो गया, ये द्विपदीय व्यंजक है, ये त्रिपदीय हो गया। और ये इसमें भी देखो 5x + 2x = 7x, इसको हल किया तो 7x आ गया। तो ये ब ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक। ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों के मापों का योग होता है। तो चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों के मापों का योग कितना होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 540 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंत्यकोणों का योग हो जाता है 360 डिग्री। ऑप्शन स इसमें राइट हो जाएगा। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न 7 से 11 तक, ये सारे प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 7, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 200 को गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो 200 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 200 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब घन में क्या होता है, 3-3 के जोड़े होते हैं गुणनफल में, और यहाँ पर 2 का जोड़ा ही है। तो 5 से 200 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी।
पूर्ण घन बन जाएगी। तो हमारा उत्तर आ गया 5। 200 को 5 से गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो 1000 होगी, और 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो 5 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों व्यंजकों को गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए -4q × 7pq, तो गुणा करते हैं व्यंजकों का। तो सबसे पहले चिन्ह को देखते हैं, तो यहाँ पहले व्यंजक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 4 को 7 से गुणा किया, 7 चौक 28, pq², q 2 बार आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, किसी समबाहु के एक बहिष्कोण का मान 50 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे 45 डिग्री बराबर 360 में जब हम 45 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा, इसका भागफल आ जाएगा 7। तो 7 भुजाएं, वह संभव भुज जिसके बहिष्कोण का मान 45 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 7। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, और आकृति है आयत की। तो आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। तो 2 × लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर बराबर 2 × 9 और 7 को जोड़ा तो ये हो गए 16 सेंटीमीटर। अब 2 को 16 से गुणा किया, 16 दूए 32 सेंटीमीटर। ये इस आकृति का परिमाप आ गया। प्रश्न संख्या 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लाल सेबों की संख्या है 4 और हरे सेबों की संख्या है 3, टोटल हो गई 7 घटनाएं हैं। तो प्रायिकता बराबर जो हमें ज्ञात करनी है, तो ज्ञात हमें लाल सेब की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल सेब 4 और कुल घटनाएं हैं 7, तो ये हमारी प्रायिकता आ गई। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 4/7। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या 12 से 21 तक, और ये सारे प्रश्न हैं वो 4 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट अंकित कीजिए। यानी सही का चिन्ह अपने को लगाना है। अगर सत्य है तो सत्य पे और असत्य है तो असत्य पे, और प्रत्येक कथन है 1 नंबर का होगा। पहला कथन है संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। यानी संख्या है 1354, वो 2 से विभाज्य नहीं है, ये कथन है। तो इसको हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इस संख्या का इकाई का अंक 4 है, जिसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा, तो इसलिए ये विभाज्य संख्या है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ये कथन असत्य है। दूसरा कथन है संख्या 1,52,875 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है कि नहीं उसको देखने के लिए हमें इस संख्या के प्रत्येक अंक का योग करना होगा। तो 1 को 5 से जोड़ा 6 में 2 जोड़े 8, और 8 को 8 से जोड़ा तो 16 और 7 23 और 5 28 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये विभाज्य नहीं होगी, तो यह कथन भी असत्य हो गया। तीसरा कथन, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से, इन दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये कथन सत्य हो जाएगा। चौथा कथन है संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। तो x का मान अगर 2 है तो 9 का गुणज है, ये हमें पता करना है। तो 6 + x की जगह हम 2 रखेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 9 का गुणज नहीं है, इसका मतलब ये कथन भी असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं।
प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर ऊपर से दृश्य या पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो यहाँ पर हमें ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य ठोस जो दृश्य दे रखे उनमें से बताने हैं। तो यहाँ पर पहला ठोस दृश्य इस प्रकार है। तो इसमें हम ऊपर से जो दृश्य होगा वो तो इस जगह से दिखेगा और पार्श्व दृश्य इस तरफ से दिखेगा। तो ये जो पहला दृश्य है ये पार्श्व दृश्य होगा, पार्श्व दृश्य। और दूसरा है ये ऊपर से दृश्य हो जाएगा, ऊपर से दृश्य। इस आकृति को जब हम ऊपर से देखेंगे तो बनेगी और ये आकृति है वो पार्श्व यानी इस तरफ से देखेंगे तो बनेगी। दूसरी ठोस आकृति में ऊपर से का दृश्य इधर से और पार्श्व का इस तरफ से हो जाएगा। पहली जो आकृति है ये ऊपर से दृश्य में दिखाई देगी, ऊपर से दृश्य। और ये आकृति है वो पार्श्व दृश्य यानी साइड से जब हम देखेंगे तो पार्श्व दृश्य है। इस प्रकार इन आकृतियों को हम लिख सकते हैं दृश्य के अनुसार। प्रश्न संख्या 14 40 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 400 लोगों पे सर्वे किया गया है जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वो किस किस प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं उनको एक वृत्त चित्र में दर्शाया गया है प्रतिशत के आधार पे। नीचे 2 प्रश्न दिए गए उनका हम इस वृत्त चित्र की सहायता से उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ओवरलोडिंग चलाने वालों का यहाँ पर प्रतिशत नहीं दे रखा है तो उसका हमें प्रतिशत बताना है। तो बाकी सबका दे रखा है उसको हम जोड़ कर लेंगे। 10% ओवर स्पीड, 25%, 15% और 30%, इनका हमें योग कर लेना है। तो योग करेंगे तो 0, 4, 5 और 3, 8, 80% ये हो गई। तो ओवरलोडिंग वाहनों का हो जाएगा 100 - 80 बराबर 20% है वो अधिक भार क्षमता वाले वाहन चलाने वाले व्यक्ति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ये प्रतिशत हो जाएगा 20%। अब दूसरे में है हेलमेट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये नाम है हेलमेट। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हमें हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की कितनी संख्या अधिक है गति सीमा से अधिक चलाने वाले व्यक्तियों से, तो उसका हमें संख्या बतानी है और हमें यहाँ पर दे रखे हैं प्रतिशत। तो यहाँ पर हमें पहले संख्या निकाल लेनी है। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर जो हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत हमारे पास है 30/100 इंटू कुल व्यक्तियों की संख्या है 400। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 30 को 4 से गुना किया तो बराबर में हो जाएगा 120 व्यक्ति। ये 120 व्यक्ति है जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। अब गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों की संख्या। तो इनका प्रतिशत है 10। तो 10/100 इंटू 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 को 40 से गुना किया, ये 40 व्यक्ति हो जाएंगे। अब 120 में से 40 घटा देंगे, 120 में से 40 घटा देंगे तो 80 व्यक्ति हो जाएंगे जो हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्ति है वो ज़्यादा हैं गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले लोगों से। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 80 व्यक्ति। प्रश्न संख्या 15 एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसके आधार पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला रिक्त स्थान है AD बराबर, यानी AD ये जो रेखा है इसके बराबर हो जाएगी BC। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं। AD बराबर BC।
दूसरा है कोण डी सी बी बराबर, तो डी सी बी इस कोण के बराबर उसका समूह कोण हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा बी ए डी। तीसरा ओ सी बराबर ओ सी यहाँ से यहाँ तक है ओ सी। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये जितनी है उतनी ही ए ओ हो जाएगी, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए। चौथा एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए, यानी ये कोण और ये कोण इन दोनों का मान हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसे रिक्त स्थान में आ जाएगा 180 डिग्री। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न का खंड ब, प्रश्न संख्या 16। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारे पास है 2304 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अब हमें इस स्क्वायर को हटाना है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे हम 2304, इसका वर्गमूल आ जाएगा बराबर भुजा 2304 का वर्गमूल आ जाएगा। हम यहाँ निकाल के देख लेते हैं। वर्गमूल तो आपने सीखा होगा, हम इस सरल विधि से सीखेंगे। दो के जोड़े बना दिए हैं, 4 चौक 16, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, 4 और 4 को जोड़ा 8, यहाँ माइनस हो जाएगा 7, अगला जोड़ा ले लेंगे 704। अब इसको गुणा करते हैं 8 से, तो 8 8 64, 80 लगी 6 और यहाँ आ जाएगा 48। तो भुजा की माप आ जाएगी 48 मीटर बराबर भुजा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें घातांक के जो नियम है उनका प्रयोग करना है और इनको हल करना है। तो यहाँ पर जो घातांक का नियम होता है वो a की घात 0 बराबर 1, इस नियम के अनुसार इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 कोष्ठक 1 माइनस 1 बराबर, तो इन सब की घात 0 है तो ये 1 हो जाएंगे, प्लस 1 प्लस 1, इनकी घात आ जाएगी माइनस 1। अब इनको जोड़ा तो हो गए 3 की घात माइनस 1 बराबर 1/3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी घात माइनस है तो इसको हम हल करेंगे तो ये 1/3 में बदल जाएगा। दूसरा है 2/3 की घात 5 भाजक 2/3 की घात 3, इसमें a की घात m भाजक a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, ये घातांक नियम इसमें लागू होगा। तो अब इस नियम के अनुसार हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 2/3 की घात 5 भाजक 2/3 की घात 3, यहाँ पर आधार है वो समान होना चाहिए। 2 की घात 3 कोष्ठक 5 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 2/3 की घात 2 बराबर, अब इस कोष्ठक को खोलेंगे तो ये हो जाएंगे 4/9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 18। परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और फिर उनको संख्या रेखा पर भी निरूपित करना है। तो ये प्रश्न इस प्रकार हल होगा। सबसे पहले हमें इनके जो हर है इनको समान कर लेना है। 2/3 इसको हर करते हैं हम, इसको गुणा करते हैं 25 × 25 से, तो इसको 25 से गुणा किया ये हो जाएंगे 50/75। उसी प्रकार हम करते हैं 3/5 × 15/15 बराबर 45/75। तो ये दोनों के हर समान हो गए। अब इनके बीच की संख्या है, हम जानते हैं, हम लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 45 से बड़ा होता है 46 और 46 से बड़ा होता है 47, 47 से बड़ा होगा 48, 48 से बड़ा 49 और 49 से बड़ा हो जाएगा 50, जो हमारे पास है 45 से 50 तक। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 45/75 से बड़ा हो जाएगा 46/75, इससे बड़ा हो जाएगा 47/75,
75, 48/75, 49/75, 50/75। ये इस प्रकार हो जाएगा। तो इनके बीच की जो संख्या है 1, 2, 3 और 4, हमें इतनी ही संख्याएं चाहिए। अब इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर जब हम इनको निरूपित करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या आएगी आपके वो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस की है तो इस तरफ आएगी 45/75। इसके बाद 46/75, 47/75, 48/75, 49/75 और ये हो जाएगी 50/75। इस प्रकार हम ये चारों संख्याओं को संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर, यहाँ पर हो जाएगा अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और ब्याज की दर है वो 10%। तो हमें साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 10,000, 1 प्लस दर है हमारे पास 10% बटे 100 की घात समय हमारे पास है 2 वर्ष माइनस मूलधन है हमारे पास 10,000 बराबर यहाँ लिख देंगे 10,000 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 माइनस 10,000। अब इसको हल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए और इन 2 0 से ये 2 0 कट गए। तो 110 को 110 से गुणा किया, ये हो जाएंगे 12,100 रुपये माइनस 10,000 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2,100 रुपये। अब है सरल ब्याज निकालेंगे तो इसमें सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये इसका सूत्र हो जाता है बराबर मूलधन हमारे पास 10,000 रुपये इंटू दर है 10% इंटू समय है 2 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसको गुणा किया तो ये आ जाएंगे 2 0 हो गए 3, तो ये 2,000 रुपये। साधारण ब्याज आ गया 2,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2,100 रुपये। अंतर हो जाएगा 2,100 रुपये माइनस 2,000 बराबर 100 रुपये। 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा देने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 20, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x हो जाएगी तो दूसरी संख्या बराबर x माइनस 15, यानी यहाँ पर पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या से वो 15 ज़्यादा है तो ये 15 कम हो जाएगी। अब हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो x पहली संख्या और x माइनस 15 दूसरी संख्या, इनकी जोड़ हो जाएगी 95। कोष्टक खोलेंगे तो x और x हो जाएंगे 2x माइनस 15 बराबर 95। पक्षांतर करेंगे, अब 2x बराबर 95 प्लस 15 माइनस 15 को पक्षांतरण करने पर 2x बराबर 95 और इनको जोड़ा तो 0 110, x बराबर आ जाएगा 110 बटे 2। यहाँ पर 2 को हम पक्षांतरित कर रहे हैं, यहाँ इधर गुणे में है तो इस तरफ आते भाग में हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा 55, यानी x का मान 55 आ गया। पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या बराबर 55, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 55 माइनस 15 बराबर 40।
पहली संख्या 55, दूसरी 40, दोनों को जोड़ा 95 हो गई, दोनों को जोड़ने पर 95 हो रहे हैं। और पहली संख्या है दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी 40 है उससे 15 अधिक, ये हमारे दोनों उत्तर आ जाएंगे। पहली संख्या 55 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 40। प्रश्न संख्या 21, माल से लदा हुआ एक टन यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक ट्रक है वो 25 मिनट में चलता है 14 किलोमीटर, तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर हमें पहली बात तो इकाई बराबर करनी पड़ेगी, यानी अगर यहाँ 25 मिनट माने तो घंटों को मिनट में बदलना पड़ेगा, या फिर घंटे के आधार पर निकालेंगे तो मिनट को भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। हम इस प्रश्न को सरल जो तरीका होगा उससे हल करने का प्रयास करेंगे। चूँकि 25 मिनट में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 25 मिनट में दूरी तय करता है 14 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 14/25, 14 किलोमीटर 25 मिनट। उसी प्रकार अब हमें 5 घंटे हैं, इनको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो मिनट हो जाएंगे ये 5 छंगे 30, 300 मिनट। 300 मिनट में ट्रक द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 14/25 × 300 मिनट। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 25 का भाग इसमें गया 300 में, 25 एकम 25, 5 0 25, 12 बार, 12 को 14 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, 8 80 लगे 4, 12 और 4 16, 168 किलोमीटर, यानी 5 घंटे में वह ट्रक 168 किलोमीटर तक जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 से 25 तक। ये प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 22, बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक बहुभुज दे रखा है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इन आकृतियों को नंबर दे देते हैं, 1 2 3 और 4। पहली आकृति है वो एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ABCDEF। बहुभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी 1 नंबर का क्षेत्रफल, प्लस दूसरी आकृति आयत का क्षेत्रफल, प्लस तीसरी आकृति त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल, यानी आकृति नंबर 3 और 4 जो त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल। अब इनको हम लिख लेंगे आंकड़ों को। समलंब चतुर्भुज में सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हमारे पास है 30 + 50 इंटू लंब यहाँ पर है 50 मीटर। ये सारे माप मीटर में हम। अब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत की लंबाई हो जाएगी या चौड़ाई हो जाएगी 50 और लंबाई भी यहाँ पर 50 से 100 तक, ये भी 50 हो जाएगी। आयत के क्षेत्रफल में 50 × 50। अगला है त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल, तो प्लस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार हो जाएगा 40 और ऊंचाई हो जाएगी 30, प्लस लास्ट वाले त्रिभुज 4 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू इसमें 40 × 70। तो लंब है वो 70 और इसका आधार है वो 40 हो जाएगा, बराबर। अब इनको जब हल करेंगे अपन तो 30 और 50 80 हो गई। 80 में 2 का भाग गया 40, 40 को 50 से गुणा किया, ये हो जाएंगे 2000, प्लस 50 को 50 से गुणा किया, ये हो जाएंगे 2500, प्लस 2 का भाग दिया 40 में 20 हो गए, 20 को 30 से गुणा किया 600 हो गए, प्लस 40 में 2 का भाग गया 20 बार और 20 को 70 से गुणा किया 1400, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बराबर। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो
2 0 आ गए, 5 6, 11 और 4 15 की 5 हाथ से लगे 1, 2 और 1 3, 2 5, 1 6, 6500 मीटर स्क्वायर। दिए गए बहुभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6500 मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये क्षेत्रफल बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सरल नहीं लग रहा हो तो अथवा में जो प्रश्न दे रखा है इसको आप हल कर सकते हो। तो हमने एक प्रश्न हल कर लिया है तो इसको हम नहीं हल करेंगे। अब अगला है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, किन्हीं 2 के। तो यहाँ पर 4 गुणनखंड दे रखे, उनमें से 2 के करने। तो आपको जो सरल लग रहे हैं वो आसानी से कर सकते हो। हम यहाँ पर इस 2 और 3 को हल करेंगे और लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स वाई प्लस 8y बराबर, इनमें से हम अलग अलग कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन लिया यहाँ पे तो शेष बच गया x प्लस 8 प्लस अगले में से हम यहाँ से ले लेंगे y को कॉमन, तो शेष रह जाएगा x प्लस 8 बराबर x प्लस वाई, इनका अलग जोड़ा बना लिया x प्लस 8, इनका अलग जोड़ा बना लिया। इस प्रकार ये हमारा हल हो गया है। दूसरा हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो यहाँ पर हमें 6 का विभाजन करना पड़ेगा। इस प्रश्न में 6x का इस प्रकार विभाजन करना पड़ेगा ताकि गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने पर 6x आए। गुणा करने पर तो x स्क्वायर और 8, इनको गुणा करेंगे तो जो इसके टुकड़े होंगे उनको गुणा करेंगे तो वो संख्या आनी चाहिए और जोड़ने पर 6x आना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2x प्लस 4x प्लस 2x। तो 4x प्लस 2x को जब हम गुणा करेंगे तो ये 8x स्क्वायर आएंगे और जोड़ेंगे तो 6x आएंगे। अब हम आगे इसको इस प्रकार लिखेंगे, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, शेष रह गया x प्लस इसमें 4x में x कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा शेष में 4 प्लस 2, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर 2x में x से बच जाएगा और यहाँ पर 8 में 2 का भाग गया तो 4 बराबर x प्लस 2x और x प्लस 4x, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हमें जो 4 व्यंजकों के गुणनखंड दे रखे उनमें से 2 को हल कर देंगे। प्रश्न संख्या 24, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB 5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 90 डिग्री तथा कोण B बराबर 105 डिग्री। तो ये एक चतुर्भुज है, उसकी हमें रचना करनी है और इस प्रकार के में आप दे रखे हैं। अथवा या तो इस प्रश्न को करो या इस प्रश्न को हल करो, दोनों में से एक को हल करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो पहले चरण में हम पहले चरण में WY बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो WY का विकर्ण था उसको 5 सेंटीमीटर लेकर एक रेखा खींचेंगे और इसके बाद उसके लंब समद्विभाजन की रचना की। माना दोनों एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे WY और इसकी माप होगी 5.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम समद्विभाजित करेंगे क्योंकि विकर्ण है वो समचतुर्भुज में आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो W को केंद्र मानकर यहाँ पर प्रकार रखें, W के यहाँ पे प्रकार रखे, एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे और एक चाप नीचे की तरफ काटेंगे और Y को सेंटर मानते हुए एक चाप इधर काटेंगे ऊपर की ओर और दूसरा चाप नीचे की तरफ काटेंगे और इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे अपन। यह आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से एकदम सही करना है। और ये जो बिंदु मिल रहा है यहाँ, इसको हम M मान लेंगे। तो अब इस चरण को लिखेंगे कैसे हम? चरण फर्स्ट, WY बराबर 5.2 सेंटीमीटर खींचे और उसके बाद इसके लंब समद्विभाजन की रचना की। माना दोनों एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, उसके बाद इसके लंब समद्विभाजक की रचना की। माना दोनों एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये इतना हमने कर लिया है। अब अगले चरण में हमें ये ज्ञात करना है XZ। तो XZ का मान है 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 को हम
आधा कर लेंगे, क्योंकि आधा ऊपर की तरफ रहेगा, आधा नीचे की तरफ रहेगा। तो 6.4 का आधा हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो प्रकार और पेंसिल को 3.2 सेंटीमीटर खोलेंगे और एम बिंदु को सेंटर मानकर एक चाप इस तरफ काट देंगे और दूसरा चाप इस तरफ काट देंगे। ये जो बिंदु बन रहे हैं इनको हम नाम देंगे एक्स और जेड। इनका नाम हमने दे दिया एक्स जेड और इनको हम मिला देंगे ऐसे जब मिला देंगे एक्स और जेड। ये आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से एकदम सीध में करना है, मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? चरण 2 में लंब समद्विभाजक को बिंदु M से दोनों ओर 6.4 × 1/2 बराबर 3.2 सेंटीमीटर लंबाई वाली त्रिज्या लेकर काटेंगे। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे चाप काटे थे। माना त्रिज्याओं व लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु x व z है। तो हमने ये प्रतिच्छेदन बिंदु भी माने थे x और z। तीसरे चरण में बिंदु x व z को बिंदु w व y से मिलाएंगे। तो इनको जब हमने आपस में मिलाए तो इस प्रकार WXYZ अभिष्ट चतुर्भुज है। तो इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होगा। प्रश्न संख्या 25, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उनके अनुसार ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है और ये जो 2 प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने हैं। तो एक तो हमें जमा धन लेना है, दूसरा लेना है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो पैमाना मानेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में पैमाना इस प्रकार होगा, पैमाना बराबर 2 इकाई बराबर 1000 रुपये x अक्ष पर 2 इकाई के लिए हम 1000 रुपये लेंगे। उसी प्रकार 2 इकाई बराबर 80 रुपये y अक्ष पर हम जो साधारण ब्याज होगा वो लेंगे। अब ग्राफ में इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मूल बिंदु O, ये हो गया x अक्ष। तो यहाँ पर 2 इकाई बराबर 1000 रुपये ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7, 8 इस प्रकार ये हो जाएंगे। और ये है जमा धन रुपयों में, जमा धन है रुपयों में। y अक्ष पर ले लेंगे हम साधारण ब्याज, y अक्ष पे ये हो जाएगा साधारण ब्याज। तो ये ले रहे हैं 2 इकाई बराबर 80 रुपये, 80, 160, 240, 320 और ये हो जाएंगे 400। इस प्रकार हमने ये आंकड़े दर्ज कर दिए। 1000 रुपये पे 80 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1080 रुपये इसका साधारण ब्याज। दूसरा है हमारे पास 2000 पे 160, तो 2160। इस प्रकार हम आगे से आगे अंकित करते जाएंगे। यहाँ पर 3240 और ये हो जाएगा 4320। यहाँ पे हो जाएगा 5400 इसका ब्याज हो जाएगा। इनको हम कोष्टक में रख देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। अब इन बिंदुओं को मिला देते हैं, जो बिंदु हमें प्राप्त हुए इनको मिला देते हैं। ये रेखाएं आपको पेंसिल व स्केल की सहायता से एकदम सीधी बनानी है। इस प्रकार हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आलेख है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। यहाँ पे आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है। और इसका दूसरा है, आलेख के आधार पर रुपये 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस आलेख की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है 2000 रुपये और यहाँ पर है 3000 रुपये। तो ये बीच का हो जाएगा 2500 रुपये। तो इसको जैसे ही हम ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मिल रहा है। तो इसके आसन यहाँ पे ब्याज हो जाएगा ये 200 रुपये। 2500 रुपये के आलेख को जब हम बढ़ाएंगे तो इसमें 200 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, x अक्ष पर 2500 रुपये के आसन, y अक्ष पर 200 रुपये ब्याज अंकित है।
तो इसका उत्तर आ जाएगा 200 रुपये। इस प्रकार हमने इसमें गणित का मॉडल पेपर हल किया। इसके अलावा भी हमने हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर हल किए हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको उनको भी देखना है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।